बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डार्विनियन थ्योरी। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के टॉपिक में देखेंगे डार्विनियन थ्योरी को। डार्विनियन थ्योरी ना सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बल्कि दुनिया की सारी हिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये याद रखिएगा कि डार्विनियन थ्योरी है ये एक आइडिया है, ये एक नज़रिया है। जिस तरह से मैं कोई अपनी बात करूँ कि भाई इस बात को ऐसा भी होना चाहिए और उसके लिए मैं अपने नज़रिए अपने दलाइल दे दूँ कि ये चीज़ें मैं बताता हूँ तो इसको इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो ये मेरी थ्योरी होगी ना, मैंने अपना एक नज़रिया पेश कर दिया। अब आपका दिल करे तो आप मेरी बात को मान लें या आप मेरी बात को रिजेक्ट कर दें। मेरे पास कुछ साइंटिफिक रिसर्च तो नहीं है ना, जिस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। अगर हम H2SO4 को कंबाइन करेंगे, इनका कंपाउंड बनाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड ही बनना है। तो ये तो एक साइंटिफिक रिसर्च होगी ना, इसको मानने के लिए किसी मजहब की या किसी इंसान को दलाइल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो थ्योरीज होती हैं ये तो एक किस्म का नजरिया होता है, आइडिया होता है, जिसके अंदर दलाइल दिए जाते हैं। किसी इंसान की समझ में वो बात आ जाए तो ठीक है, जिसकी समझ में ना आए वो इसके अगेंस्ट अपनी बात बता सकता है। तो ये जो डार्विनियन थ्योरी है ना, ये भी एक आइडिया है, ये भी एक नजरिया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये जहन में रख के चलना है। आज के टॉपिक में हमने देखना है कि डार्विनियन थ्योरी को कब और किसने क्यों पेश किया, और इसके अलावा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और डार्विनियन थ्योरी की डेफिनेशन को देखेंगे और इसके जो 5 पिलर्स हैं, यानी जिसके ऊपर ये थ्योरी बेस करती है, जो इसके 5 दलाइल्स थे उनको देखेंगे और लास्ट के ऊपर फिर इसको रिलीजियस के साथ भी जोड़कर देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि डार्विनियन थ्योरी क्या है। अब 1859 के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। इसने ये थ्योरी पेश की। अब ये थ्योरी इसने कब और कैसे पेश की, इसको जरा समझ लें। अब चार्ल्स डार्विन ने जब, यानी कि इंग्लैंड का रहायशी था, ये एक ब्रिटिश था, इसने जब अपना ग्रेजुएट मुकम्मल किया ना, तो जो गवर्नमेंट थी उसने इसे कहा कि आप जो हमारी नेवी है ना, यानी जो समंदर का सारा रास्ता है, इसका कोई नाक नक्शा तैयार करके लेके आओ। और उसके लिए इन्होंने चार्ल्स डार्विन को एक बोट भी दी कि आप इस कश्ती के अंदर बैठो और जाओ। और ये कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं गया था, ये 4 से 5 साल के लिए समंदर के अंदर इसने सफ़र किया। मीन्स ये कि ये उस वक्त ये जो नक्शा है ना हमारे पास के एक मुल्क की हद इतनी है, बहरी लिहाज से ये इस हद के अंदर नहीं आ सकता, बॉर्डर्स बने हुए हैं ना, नेवी की हर मुल्क की अलहदा से एक फोर्स मौजूद है। तो इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश काउंसिल ने चार्ल्स डार्विन की ये ड्यूटी लगाई कि आप इस समंदर के अंदर जाएं और पूरा नाक नक्शा तैयार करके लेके आए। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये एक बोट के अंदर बैठे और अपने सफ़र पर रवाना हो गए। अब जब ये सफ़र पर गए तो इन्होंने अपना सफ़र जो है वो शुरू किया है इंग्लैंड से। हमें पता है कि ये इंग्लैंड का रिहायशी है, ब्रिटिश एक ऑथर है, तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड से ही इसने अपना सफ़र शुरू किया ना। तो ये सबसे पहले गया साउथ अमेरिका की तरफ, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया से फिर ये साउथ अफ्रीका की तरफ से होता हुआ दोबारा इंग्लैंड पहुंच गया। यानी इसने 4 मुल्कों का नाक नक्शा बहरी लिहाज से तैयार किया उस वक्त। तो ये इसको करने के लिए 4 से 5 साल लग गए थे, यानी 4 से 5 साल ये समंदर के अंदर ही रहा है। अब जब ये समंदर के अंदर चला गया ना, इतनी देर यानी 5 साल का वक्त इसने इस बोट के अंदर गुजारा, तो जाहिर सी बात है कि इसने समंदर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ऑब्जर्व की होंगी। चार्ल्स डार्विन को मजबूर किया कि वो कोई अपना नजरिया बनाए, यानी 5 साल कश्ती के अंदर बैठकर उस पूरे सफर पर होकर आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उधर अच्छा इन्होंने ऑब्जर्व किया ही होगा ना। तो जब याद रखें कि ये सफर पर थे ना, तो रास्ते में इन्होंने एक आइलैंड देखा। अब समंदर के अंदर आइलैंड आप समझते हैं ना कि जो सराउंडेड होता है पूरी तरह से वाटर के से, यानी कि एक एरिया होता है वो घिरा हुआ होता है, लेकिन उसके दरमियान में से खुश्की होती है, तो उसको कहते हैं जजीरा, मीन्स के आइलैंड। तो इस आइलैंड के ऊपर इन्होंने ये देखा कि कुछ टर्टल समझते ना, कछुए और कुछ परिंदे थे। इन्होंने कहा कि इनका जो रंग नस्ल है वो तो कुछ बदला है, यानी कि जो इसने इंग्लैंड के अंदर टर्टल्स देखे थे, बर्ड्स देखे थे, तो ये है तो बर्ड्स ही थे, इनका जो कलर्स था वो चेंज हो गया था। इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर हमें पता है कि जो लोग रहते हैं इंग्लिश होते हैं ना, मीन्स गोरे कलर्स होते हैं, उनके वाइट कलर्स होते हैं। और इसी तरह आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से भी होके आया है। तो इसने लोगों को भी देखा कि यार कुछ लोग बहुत ज़्यादा
काले हैं, कुछ ब्राउन्स हैं और कुछ जो है वो बड़े वाइट हैं, ये क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो इसने इससे रिलेटेड ना यानी शिपीसेज से रिलेटेड एक बुक लिखी थी। लिखी तो इसने वो डायरी ही थी, यानी मैंने बताया ना कि अपनी बोट के अंदर जब ये बैठकर सफर पर रवाना हुआ तो इसके पास एक डायरी भी मौजूद थी जिसके अंदर ये चीजों को लिखता जाता था। तो इसने सफर के दौरान ही इन चीजों को जो ऑब्जर्व करता था ना, इसको अपनी डायरी के अंदर लिखना शुरू कर दिया। अब ये डायरी इतनी ज्यादा इसने लिख दी कि ये एक बुक बन गई, जिसको इसने टाइटल दिया द ओरिजिन ऑफ शिपीसेज, और इसके अंदर इसने 1859 के अंदर इस डार्विन थ्योरी को पेश किया। अब डार्विनियन थ्योरी को मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करने से पहले इसका हल्का सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझ लें कि लोगों ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों किया था, उसकी वजह क्या थी। तो लोगों ने रिएक्ट किया, ये तो बात समझ में आती है ना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, लेकिन क्यों किया इस बात को भी आपने समझकर चलना है। देखें, ये जो थ्योरी है ना डार्विन थ्योरी, ये पेश की गई है विक्टोरियन एज के अंदर, और विक्टोरियन एज का हमें पता है कि इसके अंदर जो क्वीन विक्टोरिया थी ये इंग्लैंड की क्वीन थी, और इस एज के अंदर कोई भी जंग कोई नहीं हुई, बल्कि लिटरेचर के ऊपर बड़ा वर्क हुआ है और लोगों ने अपने नए नए नजरियात पेश किए हैं। नेचर के ऊपर वर्क हुआ है, हर टाइप ऑफ लिटरेचर के ऊपर, पोइट्री, नॉवेल्स के ऊपर, यानी कि इस एज के अंदर ना जो पढ़ने लिखने वाली बातें थी, रिसर्च थी, उनकी तरफ बड़ा ध्यान दिया गया है, क्योंकि इससे आगे मॉडर्न एरा शुरू होने वाला था। तो इसी एज के अंदर चार्ल्स डार्विन ने 1859 के अंदर अपनी थ्योरी को पेश कर दिया, जिसे द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने सबसे बड़ी बात इसमें यह कह दी कि जो इंसान आपस में मजहब को लेकर लड़ते रहते हैं ना, तो ये कुछ भी नहीं है, मजहब रिलीजन ये कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं समुद्री सफर पर गया था, मैंने बड़ी ऑब्जर्वेशन की है, तो ये जो इंसान की डेवलपमेंट हुई है ना, ये तो भाई बंदर से हुई है, मंकी से इंसान बना है। तो इस थ्योरी को देखते ही, यानी जब इसने ये थ्योरी पेश की, तो जो लोग मजहब से ज्यादा परेशान हुए पड़े थे, यानी डर था हम कहीं दोज़ख के अंदर, जहन्नम के अंदर, यानी हेल के अंदर ना चले जाएं, तो उन्होंने झट से ही मजहब को छोड़ दिया और कहा कि जो डार्विन है इसने बात बिल्कुल ठीक कही है, हम तो भाई बंदर से ही बने थे। बहुत सारे लोग सेकुलर हो गए, यानी जो कोई भी किसी मजहब को नहीं ना मानता उसको सेकुलर कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपना मजहब ही छोड़ दिया। अब ये मजहब की बात को हम कर रहे हैं, तो उस वक्त मजहब क्या थे, तो हमें पता है कि एज ऑफ रिवाइवल के अंदर हमने पढ़ा था कि दो बड़े मजहब थे इंग्लैंड के अंदर। एक था, यानी मजहब तो एक ही था क्रिश्चियनिटी का, लेकिन इसमें दो बड़े तबके थे, एक कैथोलिक लोग थे और दूसरे प्रोटेस्टेंट थे। जो कैथोलिक थे ये चर्च की मानते थे, यानी ये चर्च के फॉलोअर्स थे। जो प्रीस्ट इनको बता देता था, अच्छा आपने किसी का रेप कर लिया है, आपने चोरी कर ली है, तो दो मुझे पैसे, मैं आपको अभी सिफारिश करता हूं गॉड से और आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट थे वो कहते थे नहीं ऐसा नहीं होता, जो प्रीस्ट है ये कोई हमारा ठेकेदार नहीं है, तो हम खुद भी गॉड से माफी मांग लेंगे, इसके लिए हमें प्रीस्ट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर इंग्लैंड में दो बड़े तबके थे। तो इन तबकों का रुझान बहुत ज्यादा कम हो गया, टूट ही गया, जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पेश किया। अब इस वजह से इस थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्ट किया गया, क्योंकि लोग मजहब से पहले से ही तंग हो चुके थे और विक्टोरियन एज के बाद जो मॉडर्न एरा है वो भी शुरू होने वाला था। यानी लोग जो बहुत ज्यादा थे वो इस चीज को मानते थे कि इंसानों को एक दूसरे की खिदमत करनी चाहिए, ना कि मजहब को आगे लेकर चलना चाहिए। तो ये अगर कोई आपसे पूछे कि डार्विन थ्योरी के ऊपर इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों किया गया, तो आपने इसका ये हल्का सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता देना है। तो अब देखते हैं डार्विन थ्योरी को। डार्विन थ्योरी के और भी नाम है, इसे द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, इसे द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। मींस ये कि इसने जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स का यूज किया है वो तमाम के तमाम नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, नेचर के ऊपर बेस्ड करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस थ्योरी के 5 मेन पिलर बनाए, यानी 5 इसने ऐसे दलाइल दिए जिसके ऊपर इसकी ये सारी थ्योरी बेस्ड करती है। तो सबसे पहले इसने ये कहा कि ओवर रिप्रोडक्शन आप समझते हैं ना कि हर इंसान, हर जानदार, जो कि जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, ये ओवर रिप्रोडक्शन कर सकता है, और ना सिर्फ कर सकता है बल्कि करता भी है। यानी फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक लड़के और एक लड़की की शादी हो गई, तो इससे इन्होंने 2 3 4 5 कितने बच्चे पैदा कर दिए। और इस ओवर रिप्रोडक्शन के अंदर इसने एक एग्जांपल को कोड किया है कि एक कॉड फिश, कॉड समझते हैं, COD कॉड फिश, ये मछली की एक किस्म है, ये एक ही सीजन के अंदर 50
50 से लेकर 70 मिलियन तक अंडे दे सकती है। यानी देखें एक मछली ने कितनी ज्यादा ओवर रिप्रोडक्शन, कितनी ज्यादा ग्रोथ बढ़ा दी। तरह इसने कहा कि स्टार फिश को देख ले, ये भी कम से कम 1 मिलियन के करीब अंडे देती है एक सीजन के अंदर। और इसने लास्ट के ऊपर कहा कि जो एलिफेंट है ना, ये भी देखें ये सबसे कम रिप्रोडक्शन करता है। एलिफेंट का थोड़ा सा समझ लें कि जो एलिफेंट्स होते हैं ना, ये 70 से तकरीबन 60 से लेकर 70 साल के अंदर तक ही ये सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। इसके बाद ये अपनी जो ग्रोथ है इसको नहीं बढ़ा पाता एक एलिफेंट। यानी ये 60 साल तक ही सिर्फ किसी फीमेल के साथ अपने जो है रिलेशंस बना सकता है, इसके बाद ये नहीं बनाता। और 60 साल के अंदर भी ये सिर्फ 10 चिल्ड्रन यानी 10 एलिफेंट्स अपने बच्चे ही बनाता है। तो इसकी ये जो ओवर रिप्रोडक्शन है ये कम है एज कंपेयर टू अगर फिशेज या ह्यूमंस से कंपेयर किया जाए तो इससे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हर इंसान, हर जानदार देखें इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए ओवर रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो सबसे पहली बात इसने ये की, इसको जहन में रख लीजिएगा। इस थ्योरी का दूसरा मेन पॉइंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। मींस ये कि ओवर रिप्रोडक्शन के बाद जब जानदारों के बच्चे हो जाते हैं तो दूसरे नंबर पर इन्होंने फिर एग्जिस्टेंस यानी कि जिंदा किस तरह से रहना है इसके लिए ये स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। यानी ये खुराक, फूड को तलाश करते हैं और रहने के लिए स्पेस, इनको फिर घर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये इन्वायरमेंट के अंदर फिर अपनी जब स्ट्रगल को शुरू कर देते हैं ना, तो फिर इन्वायरमेंट के अंदर ये खुद को एडजस्ट करते हैं। वो एग्जाम्पल आप देख लें कि एक मियाँ और बीवी के पास जो बच्चे होते हैं तो फिर उनकी शादी आगे कर देते हैं, उनको घर बना कर देते हैं, उनको फूड मुहैया करते हैं, स्पेस देते हैं। और इसी तरह से जो जानवर हैं वो भी उनके लिए फिर नए सब्ज़ाजार अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से बना दिए जाते हैं। यानी कि वो खुद को नेचर के अंदर, वो खुद को इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल्स करते हैं। तो ये चार्ल्स डार्विन का दूसरा थ्योरी का मेन पॉइंट है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को इसने मजीद थोड़ा सा बढ़ा कर बताया है कि देखें एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल और एक होती है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और एक होती है इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक स्ट्रगल। यानी कि मीन्स ये कि इसने कहा कि एक जो है ना इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इसके अंदर आप देखें कि सेम स्पीशीज ही, यानी कि फॉर एग्जांपल आप ले लें कि बर्ड बील्स को ले लें, ज़ेब्रास को ले लें, लाइन्स को देख लें कि ये सिर्फ एक ही स्पीशीज है ना। जब ये मीटिंग करने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। और इसने कहा कि जो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है ना, इसके अंदर होती तो सेम स्पीशीज ही हैं। एग्जांपल एनिमल्स को अगर ले लें तो इसके अंदर जंगल के अंदर देखें कई किस्म के एनिमल्स होते हैं, ज़ेब्रास होते हैं, वर्ल्ड बीज होते हैं और लाइन्स होते हैं और भी बहुत सारे यानी कि हाइनाज होते हैं, कितने किस्म के जानवर होते हैं। और जब ये आपस में यानी जंगल के अंदर स्पेस अपनी रखने के लिए, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए, जब डिफरेंट स्पीशीज मीन्स के स्पीशीज एक ही है लेकिन काइंड्स ऑफ व्यू उनके जो उनके अंदर एनिमल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो जब ये आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं कि खुद को इन्वायरमेंट के अंदर खुद की स्पेस बढ़ा सकें, ज़्यादा ज़्यादा फूड हासिल कर सके, तो इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और थर्ड नंबर पे है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इसके अंदर देखें इन्वायरमेंटल स्ट्रगल के अंदर ना जो हवा, पानी यानी कि इस तरह से एलिमेंट्स के लिए ये खुद को लिए स्ट्रगल करते हैं। यानी जो इन्वायरमेंटल थिंग्स है ना, जैसे पानी, बारिश के लिए और खुद को यानी जिनको बढ़ाया नहीं जा सकता, ये गॉड नेचर की तरफ से ही होती है, तो इनके लिए ये स्ट्रगल करते हैं, तो इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का थर्ड मेन पॉइंट वेरिएशन एंड हेरिडिटी है। मींस ये कि अब इन्होंने अपने लिए यानी कि माहौल के अंदर स्ट्रगल करके खुद को एडजस्ट कर लिया है। अब देखें कुछ जो जानदार होते हैं ना, वो शुरू के अंदर यानी कि मींस ये कि किसी हॉट गर्म इलाके के अंदर रह रहे होते हैं, यानी कि उनको गर्मी की बहुत ज़्यादा रहने के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन कोई ऐसा वक्त भी आता है कि उनमें से कोई एक आध जानदार वो खुद को सर्द इलाकों की तरफ लेकर चला जाता है और कई सालों तक जब वो वहाँ पे रहता है ना, तो फिर उसके जिस्म को उसको उस एनवायरनमेंट यानी कि सर्द माहौल के अंदर, कूल माहौल के अंदर रहने की भी आदत भी हो जाती है। तो इसने कहा कि ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि अगर एक चीज़ के लिए एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट ही बना दिया गया है कि वो उसके अंदर ही रहे, वो खुद को यानी बदल भी सकते हैं, वो खुद को एडजस्टमेंट भी
बना सकते हैं। और इसके लिए इसने कहा कि एक होती है फेवरेबल वेरिएशन, जो इंसान की यानी किसी भी चीज़ की फेवरेबल, आप समझते हैं ना वर्ड से, उसकी फेवर में हो, और एक होती है अनफेवरेबल वेरिएशन। अब देखिए इसने फॉर एग्जांपल दी है कि हिस्ट्री के अंदर दुनिया में डायनासॉर्स मौजूद थी, लेकिन इन्होंने खुद को माहौल के साथ चेंज नहीं किया, यानी इन्होंने खुद को अनफेवरेबल वेरिएशन के अंदर रखा और इनकी प्रजाति दुनिया से खत्म हो गई। और दूसरी तरफ ये कहता है कि जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, ये भी तो उसी दौर से ही चले आ रहे हैं, जब डायनासोर मौजूद थी ना, तो इनके साथ ही क्रोकोडाइल हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने यानी मगरमच्छों ने खुद को फेवरेबल वेरिएशन के अंदर डाल लिया और इसलिए ये आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है। डार्विनियन थ्योरी का 4 मेन पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन, यानी खुद को माहौल के साथ ही डाल लेना। वही बात जो मैंने पहले बताई है कि फेवरेबल वेरिएशन और अनफेवरेबल वेरिएशन, वही चीज इसके अंदर भी आ जाएगी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, यानी डार्विनियन थ्योरी का जो सबसे अहम और लास्ट पॉइंट है, वो इसने कहा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, यानी कि किस तरह से पुरानी स्पीशीज से एक नई स्पीशीज बन जाती है। तो इसके लिए इसने फिर सारी बात को शुरू से लेकर एंड तक घुमा दिया। इसने कहा कि देखें, एक जब इंसान अपनी ओवर रिप्रोडक्शन करता है, जब वो ज़्यादा इंसान हो जाते हैं या ज़्यादा एनिमल्स हो जाते हैं, देन वो खुद को इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और उसके बाद कुछ जो होते हैं वो खुद को एग्जिस्ट कर लेते हैं, वो खुद को स्ट्रगल के अंदर वहाँ पे महफूज एडजस्ट बना लेते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वेरिएशन की तरफ चले जाते हैं, यानी वहाँ से चले जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, और कुछ फेवरेबल वेरिएशन में चले जाते हैं। जो फेवरेबल वेरिएशन नहीं करते खुद में, वो फिर मर जाते हैं, जिस तरह से इसने डायनासोर के बारे में हमें बताया। तो इसने कहा कि देखें कि जो बंदर हैं, जो मंकीज़ हैं, ये इन्होंने भी खुद को जो है वो फेवरेबल वेरिएशन की तरफ लेकर आए, ये भी बड़े पुराने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से जब ये मीन्स के खुद के अंदर इनके अंदर वेरिएशंस होती गई, तब्दीलियां होती गई, तो ये इंसान की शक्ल अख्तियार कर गए। तो ये बात इसने फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज के अंदर की, यानी अपने सारे पॉइंट्स को इसने इस 5.5 वाले के साथ लाकर जोड़ दिया। यानी अपनी बात के इसने पहले एक मुकम्मल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाया, उसका बाद इसने फिर वहाँ से स्टेप लेकर लास्ट के ऊपर ये बात कही है। और अब ये जो थ्योरी इसने पेश की ना, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग सेकुलरिज्म की तरफ चले गए। उम्मीद करते हैं कि डार्विनियन थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में डार्विनियन थ्योरी एंड रिलीजन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।